दोस्तों टाटा स्टील की बात करते हैं। यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। टाटा स्टील के स्टॉक में फ्राइडे को लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग ग्रीन थी। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है और यहाँ से एक तेज़ी की संभावना दिख रही है। अब आप ये देख ही सकते हो, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील सेक्टर की कंपनी है टाटा स्टील। प्राइस काफ़ी नीचे है। इसका प्राइस जो है 1000 के आसपास था 2 साल पहले, जब इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी। उसको बाद में टाटा स्टील की तरफ से फैसला करके इसको 1 रुपीज़ फेस वैल्यू में बदला गया, तो प्राइस 100 के आसपास आ गई। और अब इसका 184 का जो हाई बना था, 50 रुपये का हाई, उसके बाद स्टॉक नीचे। क्या इस समय निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले इसका प्रदर्शन कैसा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 154 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 154 के आसपास। इंट्राडे में 154 का यही है, लेकिन जो लो है 152 का है। इसका मतलब स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग फिर से 154 के आसपास रही है, यानी दबाव नहीं देगा। निचले लेवल से खरीदारी हुई है और 0.10% की तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में 1 अगस्त को स्टॉक लगभग 168 का इंट्राडे में हाई बनाया था, काफ़ी ऊपर था स्टॉक। उसके बाद इसमें 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई। 5 अगस्त को स्टॉक 149 पर आ गया। जो स्टॉक 168 के आसपास था वो 149 तक आ गया, यानी लगभग 20 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 2 दिन इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। 6 और 7 अगस्त को स्टॉक फिर से 154 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद 8 अगस्त को एक दिन गिरावट हुई, स्टॉक फिर 150 के आसपास आ गया। उसके बाद इसने 2 दिन फिर तेज़ी बताई, स्टॉक 152 तक चला गया। फिर 13 और 14 तारीख को 2 दिन गिरावट हुई है, स्टॉक फिर से 146 तक आ गया। अब आप देख सकते हो कि उसके बाद 2 दिन फिर इसने तेज़ी बताई। 16 और 19 अगस्त को स्टॉक फिर से 153 तक पहुंच गया। तो फिर 20 और 21 अगस्त को फिर इसके अंदर गिरावट हो गई, स्टॉक फिर से 151 पर आ गया। उसके बाद 22 और 23 अगस्त को स्टॉक में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, स्टॉक 154 पर आया। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि इसमें 2 दिन गिरावट होती है, 2 दिन इसमें तेज़ी आती है। स्टॉक वही 150 से 155 के आसपास है। तो इस महीने की शुरुआत में स्टॉक लगभग 170 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद में देख लो कि लगभग 5 तारीख के बाद में स्टॉक में गिरावट हुई, 150 के आसपास है। अब उस दायरे में ट्रेड कर रहा है। फिर से स्टॉक एक बार अगर ये 168 को पार कर जाएगा तो नई तेज़ी की संभावना बन सकती है स्टॉक के अंदर। अभी फिलहाल ये कंसोलिडेट हो रहा है एक तरह से देखें तो स्टॉक। अब यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील को लेकर S&P ग्लोबल की तरफ से रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। आप देखोगे टाटा स्टील की जो रेटिंग है वो पहले BBB- क्रेडिट वॉच की जो पॉजिटिव रेटिंग थी उसको बढ़ा के अब BBB स्टेबल आउटलुक कर दिया गया है। तो BBB- से रेटिंग पॉजिटिव हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि रेटिंग एजेंसी को भरोसा है कि टाटा स्टील का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। तो कंपनी ने जो भी कर्ज लिया हुआ है, उसकी जो लोन फैसिलिटी है, वो सारी की सारी कंपनी आराम से चुका सकती है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और इसी को लेकर देखो कि S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग को BBB कर दिया है और आउटलुक भी स्टेबल कर दिया है। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है टाटा स्टील के लिए। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, या यूँ कह सकते हैं कि अच्छी गुड न्यूज़ है। इंडिया की जो स्टील कैपेसिटी है वो 500 मिलियन टन तक पहुँच सकती है 2047 तक। डिजिटल इन्वेस्टमेंट है वो $2.7 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो इंडिया ने अपना गोल सेट किया है कि 300 मिलियन टन तक क्रूड स्टील की कैपेसिटी 2030 तक पहुंचाना है और 500 मिलियन टन की कैपेसिटी 2047 तक। तो मांग बढ़ रही है और आने वाले समय में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेज़ी से बूम आ रहा है तो स्टील की डिमांड तो बढ़ेगी ही। तो यहाँ पे देखो कि जो इस समय जो इन्वेस्टमेंट है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो खर्च हो रहा है स्टील सेक्टर में, वो 1 से लेके 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास 2024 तक, जो आने वाले 2030 तक बढ़ के 2.3 से लेके 2.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है FICCI डेलोइट इंडिया रिपोर्ट की तरफ से ऑटोमेशन डिजिटलाइजेशन को लेकर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई है।
तो इंडिया आने वाले समय 2047 तक के लिए अपना गोल सेट कर चुका है 5 मिलियन टन की कैपेसिटी को पाने का। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है इंडियन स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 2% जीडीपी ग्रोथ के अंदर और 6 लाख एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व है और 20 लाख इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को जॉब क्रिएट मिलता है स्टील इंडस्ट्रीज़ की वजह से। यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन इंडिया का देखें तो 160 केजी पहुँचेगा 2030 तक और 220 केजी पहुँचेगा 2047 तक। इसका मतलब यह है कि स्टील सेक्टर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टील इंडस्ट्रीज के लिए और वो है चाइना की तरफ से जो डंपिंग किया जा रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी का गैर फायदा उठा के आप देखो कि चाइना इंडिया में सस्ता स्टील डंप कर रहा है और इसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री को बहुत सारी मुश्किलें हो रही है। तो यहाँ पे स्टील सेक्रेटरी नागेंद्र नाथ सिन्हा की तरफ से सरकार से मांग की गई है कि कोई एक्शन लिया जाए इस जो चाइना की इस समय पॉलिसी है, जो इस तरह से रूट करके दूसरे देश के माध्यम से यहाँ पे इंडिया में चाइना का जो स्टील यहाँ पे पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टील इंडस्ट्रीज की कमर टूट रही है। तो यहाँ पे कि जो फ्राइडे को एक आयरन और प्लेट समिट हुआ था उसके दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही है। तो स्टील इंडस्ट्री का कहना है कि लगातार स्टील का इंपोर्ट बढ़ रहा है, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इस समय इंडिया नेट इंपोर्टर बन चुका है, जबकि इंडिया को यहाँ पे एक्सपोर्टर बनना चाहिए स्टील इंडस्ट्रीज का। कुल मिला के यहाँ पे सरकार से मांग की गई है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, जिससे जो स्टील है वो आने में इंडिया में कॉस्टली हो और इंडिया का जो एक्सपोर्ट बढ़े, नहीं तो इस इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक काफ़ी वीक रहा है, अब इसमें इतनी बड़ी दौड़ नहीं बनी है, स्टॉक कमज़ोर है। आप देख सकते हो पिछले 5 सालों में जरूर टाटा स्टील ने बेहतर प्रदर्शन किया, 35% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सामने बीएसई सेंसेक्स में मात्र 17% की तेजी बनी है, मेटल इंडेक्स 31% दौड़ा है। तो विनर 5 साल के हिसाब से टाटा स्टील जरूर है, लेकिन पिछले 3 साल में टाटा स्टील ने कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, मात्र 3% की तेजी बनी है, जबकि सेंसेक्स इस दौरान 13% दौड़ चुका है। मेटल इंडेक्स में भी 18% की शानदार तेजी के साथ विनर बना है मेटल इंडेक्स, लेकिन टाटा स्टील कमजोर रहा है। पिछले 1 साल में देखें तो टाटा स्टील में 31% की तेजी बनी है, लेकिन सेंसेक्स 24% दौड़ा है और सामने मेटल इंडेक्स को 50% का ज़बरदस्त जंप लगा चुका है। तो विनर यहाँ पर भी आपको मेटल इंडेक्स दिखाई देगा, लेकिन टाटा स्टील ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है इसके सेक्टर के मुकाबले। पिछले 3 महीनों में तो यहाँ पे 11% की गिरावट हो चुकी है। सेंसेक्स में 9% की तेजी बनी है, मेटल इंडेक्स 4% गिरा है। तो लूजर यहाँ पे टाटा स्टील है। यहाँ पे अगर पिछले 1 महीने की बात करो, टाटा स्टील ने 3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 0.73% की तेजी बनी है और मेटल इंडेक्स में 1.02% की तेजी बनी है। तो लूजर यहाँ पर भी टाटा स्टील ही है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका 10% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि सेंसेक्स में 12% की तेजी बनी है। मेटल इंडेक्स 19% दौड़ा है, विनर यहाँ पे मेटल इंडेक्स है। तो कुल मिला के ये स्टॉक अंडर वैल्यू है और आने वाले समय इसमें इस समय अगर इस लेवल पे खरीदारी करते हो तो आने वाले में बेहतर रिटर्न मिल सकता है आराम से, क्योंकि विजन काफ़ी बड़ा है। कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड करने जा रही है और अपना जो कर्ज है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय जो मर्जर की प्रक्रिया पूरी हुई है जिससे ये इसकी प्राइस है वो बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा स्टील जैसे शेयर में दाव लगाया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।